वेलकम फ्रेंड्स। आज हम ऑटिज़म पे बात करेंगे। इस पूरे वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ऑटिज़म क्या है और इसकी डायग्नोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है जो बच्चों को फ़ायदा करता है, और सिम्टम में और कॉज ट्रीटमेंट में क्या अंतर है। कभी कभी ऑटिज़म में और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे के ब्रेन में भी डैमेज हो सकता है, सीजर्स वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसे में इलाज कैसे अलग होता है, ऑटिज़म में रिज़ल्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म में ये बच्चे कैसे होते हैं और क्या करने से उनका जो लॉन्ग टर्म आउटकम है वो बेटर हो सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे में अगर ऑटिज़म है तो पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आ सकती हैं, और स्कूल में क्या अप्रोच होनी चाहिए, स्कूल को क्या करना चाहिए, आपको बच्चे को स्कूल में कब डालना है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं। तो आइए पहले ये जान लें कि ऑटिज़म का डायग्नोसिस का मतलब क्या है। ऑटिज़म सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम को कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए सिम्टम का मतलब क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ सिम्टम का मतलब क्या है, तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नहीं बोल रहा है तो वो कोई डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि नहीं बोलने के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। उसके मुंह में, उसके ज़बान में, उसके वोकल कॉर्ड्स में, उसकी सुनने में समस्या हो सकती है, उसके ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की समस्या हो सकती है, और हर समस्या नहीं बोलने को लेके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम का मतलब है कि कोई भी समस्या जो सामने दिख रही है। तो जो आपको सामने दिख रही है वो सिर्फ सिम्टम है। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम दिखते हैं, मतलब एक समस्या, दो समस्या, तीन समस्या, अगर ये तीनों समस्या सामने दिख रही हैं तो इन समस्याओं को मिला के एक टर्म यूज़ किया गया है ऑटिज़म। ऑटिज़म में ये पता नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है और क्या वो ठीक हो सकता है, या उसका बाद में 5 साल बाद या 10 साल बाद सिर्फ ऑटिज़म डायग्नोसिस से वो बात पता नहीं चलती। तो ऑटिज़म डायग्नोसिस कैसे होता है? ऑटिज़म डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे टूल्स बनाए गए हैं ना। कुछ टूल्स को हम स्क्रीनिंग टूल्स कहते हैं और कुछ टूल्स को डायग्नोस्टिक टूल कहते हैं। स्क्रीनिंग टूल का मतलब है कि अगर उससे हमने डायग्नोसिस बनाने की कोशिश की तो थोड़ी चूक भी हो सकती है। कुछ बच्चों में डायग्नोसिस नहीं होते हुए भी हो सकता है और कुछ बच्चों में होते हुए भी नहीं हो सकता है। इसीलिए स्क्रीनिंग टूल सिर्फ पेरिफेरीज में यूज़ किया जाता है ताकि बच्चा जो है जल्दी से पिकअप हो जाए, और अगर पिकअप हो जाता है तब डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब ये है कि बच्चे में जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म्ड है। डायग्नोसिस की ज़रूरत क्यों है? बाहर के देशों में जिन बच्चों में अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो उन्हें गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिलता है। शुरू में भी, बाद में भी, स्कूल्स में भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट तभी मिलता है जब डायग्नोसिस होता है। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट कुछ ख़ास कंट्रीज़ में हैं। हमारे कंट्रीज़ में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ सालों में, कि लोग डायग्नोसिस के बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं होते। हमने डायग्नोसिस को ऐसे यूज़ किया है कि डायग्नोसिस के बाद हम ये एक्स्ट्रा बता सकते हैं और भी असेसमेंट करके कि बच्चे में कितनी सीवियरिटी है और क्या क्या एरियाज़ पे काम करना है, और वो एरियाज़ हम अपने सामने उस पर इंटरवेंशन दे के बेटर होते हुए देख सकते हैं। तो अगर हम उन एरियाज़ पे काम कर रहे हैं जिससे डायग्नोसिस बनता है, प्लस उन एरियाज़ से भी काम कर रहे हैं जो उस डायग्नोसिस के पार्ट हैं, तभी डायग्नोसिस का ज़्यादा मतलब होता है। तो ऑटिज़म में डायग्नोसिस के लिए कुछ खास डायग्नोस्टिक टूल यूज़ होते हैं, और उसमें जो बातें देखी जाती हैं वो ये है कि 3 साल से पहले बच्चे में स्पीच की प्रॉब्लम थी कि नहीं। स्पीच की प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि स्पीच आई ही नहीं, या ऐसी भी हो सकती है कि स्पीच आके चली गई 3 साल से पहले।
उसके साथ बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम भी होती है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से तो बहुत कनेक्टेड हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो सामान है, छोटे से छोटे सामान, उनसे छू रहे हैं, खेल रहे हैं, बार बार खेल रहे हैं। बट अगर कमरे में और लोग हैं तो उनसे उतना कनेक्ट नहीं हो रहे, जिनको वो जानते नहीं उनसे इतना कनेक्ट नहीं हो रहे। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने नाम से भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, अपना खेलते रहते हैं, अपने में रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ जिनको जानते हैं उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, बट नए लोगों में, नई चीज़ों में बहुत उनको परेशानी होती है। तीसरा जो सिम्टम है जो देखा जाता है वो ये है कि उनका बिहेवियर बहुत रिपीटेटिव होता है, मतलब वो बहुत पंक्चुअल होते हैं, जो चीज़ें पसंद हैं वो बहुत पसंद है, खाने में अगर कोई ख़ास चीज़ पसंद है तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके की चीज़ों से वो कुछ चीज़ें तो करते हैं मगर बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। इन तीनों सिम्टम के अलावा कुछ बच्चों में सेंसरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको डेली काम करने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ें जैसे ब्रश करना, टॉयलेटिंग, बाल कटाना, नाखून कटाना, कुछ ख़ास कपड़े नहीं पहन पाना, खाने में समस्या, कुछ चीज़ें बहुत पसंद, कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते, इस तरह की समस्याओं से पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो ऑटिज़म, जैसा मैंने बोला कि अगर ये तीनों सिम्टम प्रेजेंट हैं और ऑटिज़म का डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ है और डॉक्टर ने देख के बोला है कि हाँ ऑटिज़म है, तभी ऑटिज़म का डायग्नोसिस माना जाता है। और डायग्नोसिस का सिर्फ एक ही पर्पस है कि अगर डायग्नोसिस हो गया है तो अब आगे क्या। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि आगे हम क्या क्या चीज़ें आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट ऑटिज़म डायग्नोसिस है ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे में, और अगर आप श्योर हैं कि ऑटिज़म है तभी आप आगे देखें, नहीं तो इस वीडियो को यहीं पे रोक के आप सेकंड ओपिनियन लें कि आपके बच्चे में ऑटिज़म है कि नहीं। अब मैं इस बारे में बात करूं कि डायग्नोसिस की इम्पोर्टेंस अगर उतनी नहीं है, अगर ये सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम है तो हम क्यों इस पर इतना स्ट्रेस कर रहे हैं। तो देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो ऑटिज़म जो है वो अगर आपके एक बच्चे में है तो दूसरे बच्चे में भी होने का चांस रहता है, मतलब वो जेनेटिक भी हो सकता है। दूसरी बात, बहुत समय बच्चों में बोलने की समस्या या आसपास की चीज़ों से कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट करने की समस्या किसी और कारण से भी हो सकती है। जैसे जिन बच्चों में ब्रेन का डैमेज है, चाहे वो सेरेब्रल पॉल्सी कह सकते हैं, उसमें भी ऑटिज़म के फीचर्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी डायग्नोसिस हैं जिनमें बच्चे में कुछ ख़ास समस्या है जो ब्रेन से रिलेटेड है, उसकी वजह से बच्चा बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता, साथ में ऑटिस्टिक फीचर भी हैं। उसके साथ साथ कुछ ख़ास तरह के सीजर्स होते हैं जो बच्चे के ब्रेन में आते हैं मगर दिखते नहीं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे में ऑटिज़म किस तरीके का है, क्योंकि हर तरीके के ऑटिज़म में अलग अलग इलाज बोले गए हैं। इसके साथ साथ बहुत समय अभी यहाँ देखा जा रहा है कि ऑटिज़म में डाइट का रोल बोला जा रहा है कि ऑटिज़म है तो बच्चे का पेट बहुत ख़राब रहता है, तो कुछ ख़ास चीज़ें नहीं खाने से क्या ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑटिज़म का डायग्नोसिस जो है वो सही से बने। तो हम लोग ये देखते हैं कि 90% केसेस में ऑटिज़म जो है वो टिपिकल ऑटिज़म होता है, मतलब वो 3 साल से पहले बच्चा का प्रेजेंटेशन होता है और उसमें बच्चे में वो सारे सिम्टम्स होते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। और उस सिचुएशन में अगर हम जल्दी डायग्नोस कर लें तो बच्चे में अच्छा रिज़ल्ट देखा जा सकता है। तो हमारे लिए ऑटिज़म के डायग्नोसिस के 2 ही कारण हैं। पहला ये कि हम ये समझ लें कि और कोई बात तो नहीं है और कोई इलाज तो नहीं चलना है, क्योंकि उससे बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा ये कि हमारा जो पूरा ट्रीटमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तो अगर बच्चे में ऑटिज़म है तो उसका अलग इलाज, अगर बच्चे में डिसलेक्सिया है तो उसका अलग इलाज, अगर बच्चे में लिखने की समस्या है तो उसका अलग इलाज, अगर बच्चे के ब्रेन में डैमेज है या उसकी प्रोसेसिंग स्लो है
तो उसका अलग इलाज। तो जब तक हर डायग्नोसिस का अलग अप्रोच, अलग इलाज, अलग घर का एनवायरनमेंट नहीं होता, तब तक बच्चों में रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए डायग्नोसिस का बहुत इम्पोर्टेंस है। और अब डायग्नोसिस अगर आप उससे संतुष्ट हैं कि हाँ मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है और आगे बढ़ना है, तब आगे की वीडियोस देखें। थैंक यू। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऑटिज़म के इलाज में क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो देखिए, ऑटिज़म हम लोग की जानकारी में, ह्यूमन की जानकारी में 1940s में आया था। और 1940s में ऑटिस्टिक बच्चों को अमेरिका में अलग रखा जाता था, छुपा के रखा जाता था। और अभी 2018-19 में मैं यूके का बता रहा हूँ कि सारे बच्चे ही मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं और उनकी नीड्स के हिसाब से उनको जो सपोर्ट है वो मिलता है। फिर थोड़ा सा बड़े होने के बाद अगर उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और अगर वो मेन स्ट्रीम में कोप नहीं कर पा रहे हैं या उनको बहुत सीवियर एपिलेप्सी है, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं विथ प्लान कि भाई आगे क्या होना है। तो मैं जब लखनऊ में आया और मैंने देखा कि यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। तो उसमें बहुत जगह में दवाइयों का यूज़ हो रहा है और ऑटिज़म में कोई भी दवाई काम नहीं करती। मगर सिम्टम के इलाज के लिए क्योंकि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है तो दवाइयाँ दी जाती हैं। तो मैं उस चीज़ को बहुत रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर कोई दवाई एक ख़ास एरिया में ब्रेन में जाके बच्चे को हाइपर एक्टिव है तो स्लो कर रही है, तो फाइनली तो बच्चा मुझे लगता है कि उससे बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं ले पाएगा। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम दवाइयों का यूज़ नहीं करें सिम्टम्स कंट्रोल के लिए, बल्कि कॉज पे काम करें, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद बहुत समय में ये बोला जा रहा है कि कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो गई है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के शरीर में सही से बन नहीं पा रही हैं। तो बहुत लोग बहुत तरह की डाइट सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, और बहुत लोग विटामिन्स सेल कर रहे हैं डॉक्टर्स के मीडियम से। तो मेरे पास इस समय 2019 में कोई भी लिटरेचर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ऑटिज़म किसी डाइट की वजह से हो रही है या कुछ खास न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं इसलिए हो रही है। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा ही था तो जो सबसे गरीब बच्चे हैं जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं, उनमें ऑटिज़म इतना क्यों नहीं देखा जाता? ऑटिज़म सबसे अच्छी फैमिलीज़ में, एफ्लुएंट फैमिलीज़ में क्यों ज़्यादा होता है? तो अभी के समय में इसका कोई एविडेंस नहीं है कि आप दवा ये सब दें या नहीं दें। और बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा थोड़ा सा फ़िश ऑयल है या थोड़ा सा सप्लीमेंट्स है तो उसमें क्या नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप कुछ भी लेते हैं बॉडी में तो वो बॉडी में या तो स्टोर होता है या तो बाहर निकलता है। तो अगर वो स्टोर होता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, चाहे लिवर में चाहे कहीं और अगर निकल जाता है तो फिर यूरिन से या स्टूल से बाहर निकल जाएगा। तो अगर बच्चे को कुछ आप वाटर सॉल्युबल दे रहे हैं, जैसे हमने बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ा था कि पानी में घुलने वाला, अगर पानी में घुलने वाला है तब तो यूरिन से निकल जाएगा। बट अगर पानी में घुलने वाला नहीं है, फैट सॉल्युबल है, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको लेना उचित नहीं है और मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उससे शायद हम नई समस्याएं बच्चे के लिए खड़ी कर दें रादर देन सॉल्यूशंस, रादर देन उसका कोई इलाज। तो जब तक कोई अच्छी स्टडी नहीं होती जो ये कहती है आप प्लीज़ ऐसा नहीं करें। फिर मैंने देखा है कि बहुत समय में बच्चों को स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं जो बहुत एविडेंस बेस्ड नहीं है, और बहुत समय बच्चे को ये सब चीज़ों से बहुत नुकसान पहुंच जाता है। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी आए जिन्होंने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया है। बहुत समय में बच्चों को उससे बहुत समस्याएं हुई हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ गई है, कुछ बच्चों के बाल भी उड़ गए हैं। तो मैंने यही देखा है कि जो पेरेंट्स बहुत क्विक फिक्स चाहते हैं या बच्चों को दवाइयाँ दे के इस समस्या को ठीक करना चाहते हैं, उनके बच्चों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये मैं आगे कवर भी करूँगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चक्कर में नहीं पड़ें। बहुत लोग इसमें फ्रॉड भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स जिनके बच्चों में प्रॉब्लम है बहुत डेस्परेट होते हैं और वो सोचते हैं कि थोड़ा सा ये ट्राई करने में क्या जाता है, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। बट आप अपने बच्चे को गिनी पिग नहीं बनाइए, आप अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए। जो क्वालिफाइड लोग हैं
जो स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ स्टडीज़ से आ रही है जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है तो आप वही यूज़ करें और आप बेकार के मार्केटिंग गिमिक में नहीं पड़ें। तो इन समरी मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऑटिज़म के लिए कोई भी दवाई का ट्रीटमेंट इस समय 2019 में अवेलेबल नहीं है, और अगर होता है कोई दवाई या कोई ट्रीटमेंट तो सबसे पहले, क्योंकि आप हमारे पास आए, हम ही आपको उसके लिए बताएंगे। इसलिए आप परेशान मत होइए। और इसके बारे में कुछ और आपको पूछना है तो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।